आज देखिए दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी के सबसे अहम हिस्सों में से एक हिस्सा है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना आपकी पूरी बॉडी किसी काम की नहीं होती। अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो उसकी बॉडी भी ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा दिमाग ही करता है। यही कारण है कि हमारी बॉडी द्वारा दिमाग को बिल्कुल प्रोटेक्टिव रखा जाता है। मतलब हमारा दिमाग कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के पीछे सेफ रहता है। अगर कहीं ये दूसरे अंगों की तरह होता तो इस पर चोट लगने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता। लेकिन अगर कभी किसी कारण से दिमाग में कोई दिक्कत आ जाए या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दिमाग की सर्जरी, आपके मन में इस तरह का सवाल भी जरूर आता होगा कि जब हमारा दिमाग इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में सेफ रहता है तो फिर दिमाग का ऑपरेशन कैसे हो पाता है। तो फिर इसी सवाल का जवाब पाने के लिए और दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है, ये सब देखने और जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है। दोस्तों, हम इंसान क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीजों का पूरा कंट्रोल दिमाग के पास होता है। और यही कारण है कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है। अब इस हिस्से को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे शरीर की बनावट में सबसे ज्यादा सुरक्षा हमारे ब्रेन यानी दिमाग को ही दी गई है। यानी कि इसे कई सारी लेयर्स के नीचे बहुत ही सावधानी से रखा गया है। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में सबसे पहले आता है स्कल्प, जिसे हम आम भाषा में खोपड़ी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी खोपड़ी हड्डियों से बनी होती है, जो हमारे ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। आप समझिए कि हमारी खोपड़ी के नीचे ब्रेन के आसपास 3 प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, जिन्हें मेनिंजस कहा जाता है। मेनिंजस की सबसे बाहरी मोटी परत को ड्यूरामेटर कहते हैं। इसके नीचे वाली लेयर आर्केनॉइड कहलाती है, जबकि तीसरी और आखिरी वाली लेयर को पाईमेटर कहा जाता है। ये तीनों ही लेयर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और इन लेयर के बीच में भी कई फ्लूइड्स और वेन्स मौजूद रहती हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। और इन सब के बीच हमारा दिमाग पूरी तरह सेफ रहता है। लेकिन इसके बाद भी ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक या ब्लड वेसल्स जैसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेन तक पहुंचना डॉक्टरों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और तब डॉक्टर दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे क्रेनियोटॉमिक सर्जरी कहा जाता है। क्रेनियोटॉमी वो सर्जिकल प्रोसेस है जिसके दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाला हिस्सा पहले तो निकाल देते हैं और फिर सर्जरी के बाद उसे वापस अपनी जगह पर जोड़ भी देते हैं। दोस्तों, क्रेनियोटॉमी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और सर्जरी के दौरान उसे दर्द ना हो, क्योंकि एनेस्थीसिया लेने के बाद मरीज बेहोश हो जाता है। दोस्तों, एनेस्थीसिया के बाद मरीज का सर 3 पिन कैलिब्रेशन डिवाइस में लगा दिया जाता है। असल में ये डिवाइस मरीज के दिमाग को एक जगह पर होल्ड करके रखती है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम अगर अपने फोन को पकड़ते हैं तो वो हिलता डुलता रहता है और बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी फोन को होल्डर में लगा देते हैं तो वो हिलना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही काम करती है ये डिवाइस, जो सिर के हिलने को पूरी तरह से रोक देती है। इसके बाद खोपड़ी के जिस हिस्से को निकालना होता है उस हिस्से पर से मौजूद बालों को हटाया जाता है और फिर डॉक्टर हमारी खोपड़ी के ऊपर कट लगाते हैं और स्किन को अलग कर देते हैं।
इसके बाद न्यूरोसर्जन खोपड़ी में ड्रिल की मदद से छोटे छोटे होल बनाता है। इन होल की मदद से न्यूरोसर्जन क्रेनियोटोम को एंटर करते हैं। असल में दोस्तों, क्रेनियोटोम एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से खोपड़ी की हड्डी वाले हिस्से में ओपनिंग क्रिएट की जाती है। अब दोस्तों, न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगाने के बाद बोन फ्लिप को रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही दिमाग के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, इनके बारे में बताया था। इन्हें हटाए बिना दिमाग तक पहुंचना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल काम होता है। इसके बाद डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट की मदद से दिमाग में मौजूद ट्यूमर को हटा देते हैं या कोई दूसरी परेशानी हो उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। एक बार जब सर्जरी पूरी हो जाए तो तब डॉक्टर सबसे अंदर की लेयर्स को टांकों की मदद से सील कर देते हैं। उसके ऊपर मौजूद बोन फ्लिप को मेटल शीट्स और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर सेट कर दिया जाता है। ये मेटल और स्क्रू लाइफ टाइम के लिए दिमाग में फिट हो जाते हैं और सबसे आखिर में स्केल पर लगाए गए कट को भी टांके लगा देते हैं। एक बार जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर सर को पट्टियों से बांध दिया जाता है ताकि वो घाव जल्दी से भर सके। अब दोस्तों, आपने दिमाग का ऑपरेशन तो देख लिया। अब देख लीजिए कि दिमाग के ऊपर उड़े बालों का ट्रांसप्लांट कैसे होता है। मतलब आप देख लें हेड ट्रांसप्लांट कैसे होता है। हेड ट्रांसप्लांट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किसी भी इंसान के बाल प्लांट में सर के पीछे के बाल निकालकर सर की गंजेपन वाले हिस्से पर लगाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आखिर कैसे किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत होती है आपके सर के पीछे से बालों की एक स्ट्रेप निकालने से। इस एरिया को डोनर एरिया कहा जाता है। लेकिन बालों की चमड़ी निकालने से पहले डोनर एरिया यानी आपके सर के पीछे के हिस्से को सुन्न किया जाता है। अब डोनर एरिया यानी आपके सर के पीछे से बालों की चमड़ी की स्ट्रेप निकालने के बाद इस स्ट्रेप में से बालों की ग्राफ्ट को अलग अलग किया जाता है और जिस जगह बालों को लगाया जाना है उस जगह को मार्क करके एनेस्थीसिया की मदद से उस मार्क की गई जगह को सुन्न कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि आपको 5000 ग्राफ्ट्स की जरूरत है तो सर्जन आपके सर के पीछे से 5000 ग्राफ्ट्स निकाल लेगा और इन ग्राफ्ट्स को सर के आगे वाले भाग पर जहां पर इनकी जरूरत है यानी आपके सर के गंजेपन वाले हिस्से पर वहां पर इन ग्राफ्ट्स को सर्जन लगा देगा। लेकिन इन ग्राफ्ट्स को सर के गंजेपन वाले हिस्से पर लगाने से पहले एक मशीन की मदद से सर्जन सर के गंजेपन वाले हिस्से में छेद करता है। ये छेद इतनी सावधानी के साथ किए जाते हैं कि सर को कोई भी नुकसान नहीं होता। अब छेद हो जाने के बाद इनमें ग्राफ्ट को एक एक करके फिट किया जाता है। अब सभी ग्राफ्ट सर के गंजेपन वाले हिस्से में लगने के बाद सर्जन डोनर वाले हिस्से पर यानी जहां से इन ग्राफ्ट को निकाला गया था उस जगह अच्छे से ड्रेसिंग कर देता है और लीजिए हो गया आपका हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद आपको डॉक्टर की दी गई दवाओं का 4 महीनों तक यूज करना पड़ता है। दोस्तों, हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमारे बालों की क्या नेचुरल बालों की तरह ही ग्रोथ होगी या नहीं, और क्या हम अपने हेयर ट्रांसप्लांट किए गए बालों की कटिंग करा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं, ये हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा फिट किए गए हमारे सर में बाल बिल्कुल नेचुरल होते हैं। इनकी ग्रोथ भी होती है और इनकी हम कटिंग भी करा सकते हैं और ये हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा फिट किए गए बालों की लाइफ भी